गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्टडी के सीरीज़ में आज हम आपको साइंस क्लास 8 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो का आपके लिए भेज रहा हूँ। तो चलो कहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले कि बता दूँ आप लोगों को, इसमें जो मेन पॉइंट हैं वही आपको समझाए जाएंगे। तो हमने आपको अभी तक यहाँ तक समझा दिया है। जो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, इससे ऊपर लिखा है शोविंग, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है और सीख लिया है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू वीक सॉइल साइज ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। बोल रहा है कि जो हम जब बुवाई करते हैं उससे पहले क्या है कि जो मिट्टी होती है उसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं कि हमारे जो बीज है उसके लिए सूटेबल है या नहीं। जी हाँ, दिस इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा जी, इसकी हिंदी बता दूँ। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का मतलब होता है खेती में काम आने वाले उपकरण। ठीक है जी। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लफ, जो इसका मुख्य टूल है वो है हल। हल के बिना खेती बिल्कुल नहीं हो सकती। हो एंड कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर मतलब वही एक प्रकार का हल होता है। तो इनके बिना खेती करना असंभव है। प्लफ आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं। प्लफ मीन्स होता है हल, और हल क्या करता है आपको सबको पता है। ठीक है जी, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं नीचे। आगे है, इससे नीचे आएगा अगले एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी हैं, ये आप अपने आप पढ़ना और पढ़ने के बाद प्रयास करें, और उसके बाद हमें कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो उसमें से वो पूछ लीजिएगा। सोइंग देखेंगे 1.4। सोइंग मीन्स समझते हैं बोना होता है। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शंस। बिल्कुल सही बात है कि जो सोइंग होता है वो मुख्य महत्वपूर्ण होता है। मान लो खेती में हमने सारा कुछ कर लिया, खेत में निराई गुड़ाई सब कुछ कर दिया, पानी लगा दिया, उसके बाद में यदि उसमें सोइंग मीन्स बीज नहीं डालोगे तो क्या होगा। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, और बोने से पहले हमें एक अच्छी क्वालिटी का बीज चुनना पड़ता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वैरायटी, और अच्छी वैरायटी के स्वस्थ और साफ बीज का हम चुनाव करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू द यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड, जिससे लोगों को क्या होता है वो अच्छी उन्नति प्राप्त होती है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, आइए पहली क्या पूछ रही है। वन डे आई सॉ माई मदर, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा। पुट सम ग्राम सीड्स इन द वेसल, हमने एक बर्तन में उनको कुछ चने रखते देखा। पहली कहती है कि हमने अपनी माँ को एक दिन कुछ चने एक बर्तन में रखते देखा। एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और उस पर कुछ पानी डालते देखा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, तो कुछ समय बाद हमें पता चला कि वो चने के जितने भी बीज थे वो सारे के सारे कहाँ गए, फूल के ऊपर आ गए। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ। वाई सम सीड्स फ्लोट्स ऑन द वाटर, ये सारे बीज ऊपर कैसे आ गए, मुझे इसका आश्चर्य हुआ। तो इसमें आपको देख लेना है, ये आपको एक्टिविटीज़ दिख रही है। तो टेक ए बीकर फिल ऑफ द विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ वाटर सीड्स इन सेट वेल वेट फॉर सम टाइम। इसमें बोल रहा है कि आपको भी यही एक्टिविटीज़ घर पे करनी है। करने का मतलब है कि आपको यदि समय है तो कर लेना, अन्यथा आपके घर पे जब भी चने की खेती जिन जिन बच्चों के घर पे होती है उनको सबको पता होगा कि चना भिगोया जाता है। जी हाँ, आगे चलते हैं। इसके नीचे सीड ड्रिल आप देख रहे हैं, उसमें मतलब ड्रिल मीन्स होता है गाड़ना। सीड मतलब बीज को किस तरह से ज़मीन में गाड़ते हैं आपको पता है। सारे बच्चे खेतों में गए होंगे, देखा भी होगा कि जब उसमें हल चलता है तो उसमें बीज बोया जाता है। ये सब प्रक्रिया आप लोगों ने देखी होंगी। तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 1.5 को देखेंगे, एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र। तो देखते हैं कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, समझो पहले। मैन्योर आप लोग समझते हैं ये सबस्टेंस होता है जो आपके जानवरों द्वारा प्राप्त होता है, और फर्टिलाइज़र हमारी जो है कंपनी में बनाया जाता है। जी हाँ, दोनों खाद होती हैं। द सबस्टेंस विच आर द एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्राउंड टू द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हमारी फसल को अच्छा हेल्दी और स्वस्थ बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन फार्म
मैंने बहुत सारी फसलें, हेल्दी फसलें कहाँ देखी हैं? खेतों में देखी हैं। इन द नेबरिंग फार्म, और पड़ोसी खेतों में देखी। द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो देखा है कि जो मैं मिट्टी को अच्छी तरीके से जो बोते हैं, जिनके अच्छे खेत होते हैं, जिनमें मैन्योर अच्छी तरीके से डाला जाता है, उनके खेतों में अच्छा गेहूँ या जो भी होता है अनाज होता है, जबकि दूसरे खेतों में देखा है कि उनका खेत वीक होता है, मतलब कमज़ोर होते हैं। ये भी दिखा है। तो आइए देखते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो मिट्टी है वही हमारे सभी पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कराती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए वृद्धि में सहायता करते हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप सम फील्ड। बोलता है कि एक व्यक्ति जो किसान है वो देखता है कि किसी भी एरिया में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, उस हिसाब से सेम खेतों में फसल बोई जाती है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। हाँ जी, खेत को कभी भी क्या करते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। अनकल्टिवेट मतलब इस तरीके से नहीं छोड़ते हैं कि वो उसमें घास वगैरह होती रहे, ऐसा नहीं छोड़ते हैं। उसको जुताई करके अब ना कुछ करते ही रहते हैं किसान लोग। इमेज व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब समझ में नहीं आया कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। भुजों के दिमाग में ये प्रश्न है कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये बोल रहा है कि कंटिन्यूस किसी खेत में कोई भी फसल होती रहे तो उसमें जो उसकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, जो पोषक तत्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आया होगा ना ये यहीं तक। और इसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो नीचे दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ आप लोग अपने आप पढ़ना, और समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए टेबल नंबर 1.1 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। इसको समझ लेंगे, ये क्वेश्चन आंसर में भी आपको मैंने दे दिया है। फर्टिलाइजर देखेंगे, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। जी हाँ। और ये मैन्योर होता है, मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल रन। ये होता है मैन्योर, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे गोबर है, जानवरों के मलमूत्र जो भी हैं, इन सब से प्राप्त होने वाला जो उनका वेस्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। नंबर 2 है फर्टिलाइज़र में, फर्टिलाइज़र इज ए प्रीपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। और जो फर्टिलाइज़र होती है, ये खाद होती है जो फैक्ट्री में बनाई जाती है। मैन्योर कैन बी प्रीपेयर्ड इन द फील्ड्स, और ये सारी खेतों में बनती है। खेतों का मतलब ये है कि फील्ड में बनती है, जैसे कि मवेशी हमारे घर पर रहती है, जैसे हम लोग जो भी है, तो ये जो वेस्टेज होता है जो फील्ड में प्राप्त होता है। ये फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो फर्टिलाइज़र होती है ये किसी प्रकार की आर्द्रता प्रदान नहीं करता है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जबकि जो गोबर वगैरह की खाद होती है, मलमूत्र की खाद होती है, ये आपकी खेती को जो है उपजाऊ बनाती है, ह्यूमस में उसमें आर्द्रता डालती है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। आपने देखा होगा कि खाद की बोरी जो सबके घर आती है, इस बोरी के ऊपर लिखा होता है कि इतना फास्फोरस है, इसमें इतना नाइट्रोजन है, इतना, ये सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन मैन्योर इज द रिलेटिव लेस इन रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब ये है कि मैन्योर जो होता है वो इनमें तो मात्रा क्लियर होती है, लेकिन मैन्योर का कोई पता नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। तो लेस रिच इन प्लांट मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसीलिए तो लोग अपने खेतों में गोबर की खाद वगैरह ज़्यादा लगानी पड़ती है। जबकि वो जो बोरियाँ होती है फर्टिलाइज़र की, वो तो एक बोरी में हो जाता है, जबकि खेतों में गोबर लगाते हैं तो 2-2 3-3 ट्राली चली जाती है एक खेत में। जी हाँ, आगे समझ में ठीक है जी। आगे देखेंगे 1.6 है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स आप समझते हैं सिंचाई होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। सभी जीवित प्राणी को चाहिए जीने के लिए पानी। जी हाँ, ये इरिगेशन के बारे में आप लोगों को मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि इरिगेशन जो होता है वो आपका, चलो कोई नहीं, इस स्टेप बाय स्टेप देख लो। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। जो पानी होता है ये फूल फल की वृद्धि में सहायक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फ्रूट एंड सीड्स प्लांट्स, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स।
और ये पानी जो है वाटर जो होता है पौधों में जड़ों के द्वारा प्राप्त होता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड द फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। इसके अलावा ये बहुत सारे खाद और गोबर खाद ये सारे कुछ उसी जड़ से प्रदान कराता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। लगभग जो प्लांट होते हैं पौधे होते हैं उनमें 90% पानी होता है। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंटिन्यूस कंडीशंस। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व द वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनके प्रत्येक भाग में जल के माध्यम से इसमें एक वो होता है, छेद होते हैं, टिनी होल्स होते हैं, तो उन टिनी होल्स के माध्यम से ये ऊपर तक चढ़ जाता है। जी हाँ, तो आपको ये समझ में आया होगा ना। ओके, आगे सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। सोर्स ऑफ इरिगेशन का इरिगेशन आर, ये क्या क्या साधन है देख लीजिए। वेल्स मतलब कुआं, ट्यूबवेल समझते ही होंगे। फॉन्ट्स तालाब, लेक्स चट्टानें, रिवर्स डैम्स एंड कैनल्स मतलब नदियाँ और डैम्स आप जानते हैं, बांध जो इन्हें बोलते हैं, और ये कैनल्स वगैरह जितना भी है ये जो आपको दिख रहे हैं वो सभी सोर्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन, आप लोग समझते हैं ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होता है जो आपको प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो ये आपको पता है, इधर दिख रहा है आपको चित्र में, ठीक है, इससे समझ लेना। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, आगे देखते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन आप लोग समझते हैं क्या होता है। मॉडर्न मेथड, प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि हमारे पास हैंडपम्प, ये समर जी, और इंजन की बोरिंग वगैरह ये कुछ नहीं होता था। उस टाइम केवल कुआं होते थे, तो कुआं से पानी निकाल के बड़ा मेहनत से वो अपना कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन है। मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन हेल्प अस टू द यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड ऑफ द यूज ऑफ वाटर, इनमें से कुछ मुख्य प्रकार हैं वो समझ लीजिए। स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है आप लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। ड्रिप सिस्टम आप लोग समझते हैं, राजस्थान में इसका फॉलो करते हैं, इसी के माध्यम से बहुत सारा होता है। तो एक वीडियो और बनाना पड़ेगा लगता है, उसके बाद मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।